वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। तो अगर तभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको और हमारे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन कायम हो सके। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम इस डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के प्रोग्राम को चलाकर देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये प्रोग्राम करने क्या जा रहा है। ये देखिए हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ, इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट दे रहा है। ये क्या आउटपुट दे रहा है? ये आउटपुट दे रहा है कि सम ऑफ नंबर्स एंड इंचेस इज 9। ये दो नंबर्स को ले रहा है और उनको ऐड करके हमारे सामने रिजल्ट दे रहा है। चलें पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती क्या है। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यकीनन आप पढ़ के आए होंगे, तभी आप बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का लेक्चर देखने आए हैं। अगर तो अभी तक आपने यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर यहाँ पर राइट साइड पे आपको एक आई का बटन नजर आएगा, वहां पर जाकर आप यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कुछ इस तरह से होते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 है और एक ऑब्जेक्ट 2 है। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं और मैं देखें ना यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड करना चाह रहा हूँ, प्लस करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यूज़र डिफाइन जो डेटा टाइप्स होती हैं, जिस तरीके से हम क्लासेस की अगर मिसाल के तौर पर बात करें तो यहाँ पर प्लस वगैरह और माइनस और इस तरीके के ऑपरेटर काम उस वक्त तक नहीं करते जब तक उन ऑपरेटर्स को ओवरलोड ना किया जाए। तब तक कंपाइलर को पता नहीं चलता कि कंपाइलर ने क्या करना है। देखें ना, ये अभी अभी हमने एक क्लास बनाई है सम T4 ट्यूटोरियल और उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। तो कंपाइलर को नहीं पता कि इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे उसने ऐड करना है। तो हमने ओवरलोड कर हमने बताना है कंपाइलर को कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे ऐड करेगा कंपाइलर। अब यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और इस प्लस दो ऑब्जेक्ट्स को हमने ऐड करने हैं। तो इस प्लस के ऑपरेटर को हम ओवरलोड करेंगे और इसके ओवरलोडिंग करने के लिए हमने ये देखें, ये हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पर देखें हमारे पास जो क्लास है, क्लास हमारे पास है सम T4 ट्यूटोरियल्स। उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1, और उसके अंदर हमने वैल्यू 3 रखी। तो ये वैल्यू पास हुई और पास हुई तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आई। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो वैल्यू कंस्ट्रक्टर में आई और इसके ये जो फॉर्मल पैरामीटर हमने इंट n रखा है इसके अंदर आएगी और फिर इस n के अंदर आकर और फिर इस नंबर वेरिएबल के अंदर पहुंच जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ ना कि इस नंबर वेरिएबल में क्या है तो आप मुझे क्या बताएंगे कि 3 है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है हमारे पास ये 3 पास हो रहा है इधर, तो अगर ये 3 पास होकर यहाँ पर आ रहा है और फॉर्मल पैरामीटर में, और इसका मतलब है इस n के अंदर 3 है और इस नंबर वेरिएबल के अंदर भी 3 आएगा। एक तो ये बात हमने देख ली। फिर हमने कहा कि सम T4 ट्यूटोरियल्स क्लास का जब ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट होगा तो एक 6 वैल्यू हमने पास की है, ये भी किधर जाएगी, ये भी इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगी। और यहाँ पर देखें ये कहाँ पर पास होगी वैल्यू, इस फॉर्मल पैरामीटर में पास होगी। 6 की वैल्यू n में आएगी और n इसे नंबर वेरिएबल में भेज देगा। ये सारा काम तो हमारा प्रोग्राम ये कर रहा है। ऑब्जेक्ट 3 जब हमारा क्रिएट होगा तो इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, विद नो पैरामीटर। तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो नंबर के वेरिएबल को हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। ये तो हमारा ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की गेम है जो कि हमने देखी कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और किस तरीके से हम इन कंस्ट्रक्टर्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अब बात यह है कि अब अगर हम मिसाल के तौर पर दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को, तो हमने कहा है थोड़ी देर पहले कि हम इस प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तभी कंपाइलर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड कर पाएगा। और ये देखें यहाँ पर हमने इस ऑपरेटर को ओवरलोड करने की कोशिश की है। हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटेक्स लिखा कि हमने क्लास का नाम लिखा, हमने ऑपरेटर का कीवर्ड लगाया, हमने अपना ऑपरेटर लिखा। हम प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं तो हमने प्लस लिखा है, अगर हम माइनस को ओवरलोड कर रहे होते तो यहाँ पर हम माइनस लिख देते। और यहाँ पर हमने फॉर्मल पैरामीटर के तौर पर किसी वेरिएबल को नहीं बल्कि क्लास जो हमारे पास थी सम T4 ट्यूटोरियल्स की क्लास, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट एज ए फॉर्मल पैरामीटर क्रिएट किया। ये हमने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ से जब वैल्यूज़ हमारे पास जाएंगी ओवरलोड होने के लिए तो वो उसके लिए हमें वैल्यूज़ यहाँ तक भेजनी है। अब हमने सम T4 ट्यूटोरियल्स क्लास का ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट किया और हमने कहा कि ऑब्जेक्ट 3
कि नंबर के वेरिएबल में क्या आ जाए, नंबर प्लस फॉर्मल पैरामीटर डॉट नंबर आ जाए। अब यहाँ पर देखिए नंबर से क्या मुराद है, नंबर से मुराद हमारा वो नंबर है जो ऑब्जेक्ट 1 में था। इस ऑब्जेक्ट में इस सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ, दोबारा हम देखते हैं। इस नंबर से क्या मुराद है, वो नंबर जो ऑब्जेक्ट 1 में है, और इस राइट वाले से क्या मुराद है, वो नंबर जो ऑब्जेक्ट 2 में है। और आपको पता होगा कि जब हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम ये करते हैं कि हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसके लिए हमें मज़ीद किसी और तरीके का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिंपल हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो ये यहाँ से कामयाबी से वैल्यू उठाने में कामयाब हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही मैं नंबर लिखूँगा यहाँ पर ऐसे सिंपल सा, तो ये यहाँ से वैल्यूज़ ले लेगा। ये देखें ना, यहाँ से ओके, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 देखो ना, ये यहाँ से ओके, यानी कि ये ऑब्जेक्ट 1 की ये जो 3 वाली वैल्यू ना, ये यहाँ से ले लेगा ऑब्जेक्ट 1। देखो ना, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट 1 ने यहाँ से 3 भेजा था इधर नंबर के अंदर, तो ये जो 3 है ये मुझे यहाँ से मिल सकते हैं। लेकिन अब मैं आगे अगर नेक्स्ट चलूँ कि ऑब्जेक्ट 2 की मैं बात करूँ, इस ऑब्जेक्ट 2 की, तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए मुझे एक स्पेशल तरह का कोड लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मैं एक उस फॉर्मल पैरामीटर का जिक्र करूंगा जो मुझे वैल्यू दे रहा है। मुझे कौन सा पैरामीटर वैल्यू दे रहा है, ये देखो ना, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक फॉर्मल पैरामीटर बनाया था जो कि वैल्यू ले रहा था। वैल्यू किससे वो ले रहा था, वो वैल्यू ले रहा था इस ऑब्जेक्ट 2 से, और ऑब्जेक्ट 2 से कहाँ से वैल्यू उठा के दे रहा था, यहाँ से उठा के दे रहा था। तो अब यही वाला जो फॉर्मल पैरामीटर यही इधर वैल्यू देगा, और जो ये वैल्यू देगा वही हम नंबर के अंदर रख देंगे। इससे मुराद ये हो गई, इस सारी बात से मुराद ये हो गई कि हमारे पास इस नंबर से मुराद है ये वाला 3, और इस फॉर्मल पैरामीटर डॉट नंबर से मुराद है ये वाला 6। तो आप मुझे बताएं कि 3 और 6 को हम ऐड करें तो क्या आंसर आते हैं, 9 आते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट 3 डॉट नंबर में क्या आएगा, 9 आएगा। अब अगर मैं इस सारे फंक्शन को कहूँ कि भाई मुझे रिटर्न करके बताओ कि ऑब्जेक्ट 3 में क्या पड़े, तो क्या पड़े, 9 पड़े। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट 3 जो है ये वैल्यू को यहाँ पर भेजेगा। और इस तरीके से बात करने का मकसद है कि अगर हम ये करना चाहें कि हम कहें कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को हम ऐड करें और रिजल्ट ऑब्जेक्ट 3 में चला जाए, तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बगैर नहीं हो सकता। और इस प्लस को ओवरलोड हमने कैसे करना है, इस तरीके से हमने इस प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। बाकी इसका प्रोग्राम हम देख लेते हैं। ये देखिए हमने क्लास बनाई हुई है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। एक हमने कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर बनाया है, एक कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर बनाया है, एक फंक्शन हमने बना दिए जिसकी मदद से हम प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। एक हमने मेन फंक्शन बनाया है और मेन के अंदर हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। पहला ऑब्जेक्ट जो है वो 3 वैल्यू भेज रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट की मदद से हम 6 वैल्यू ले रहे हैं, और तीसरा ऑब्जेक्ट 3 बनाया है, और ऑब्जेक्ट 3 में हम ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का एडिशन स्टोर कर रहे हैं। और ये काम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बगैर नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पर ऑपरेटर को ओवरलोड किया, ये यहाँ पर। और यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज़ थी, ये दोनों वैल्यूज़ ये 3 और 6 ये पास हुई थी इस फॉर्मल पैरामीटर को, और इसने उठा कर यहाँ पर फार्मूले को दी थी, और इस तरीके से ये सारा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ और एट द एंड हमारे पास ये आउटपुट आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की अब तक समझ आ गई होगी। अगर आपको बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और कमेंट करके बताया ज़रूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, और मज़ीद किसी और टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो वो भी आप कमेंट करके बता दें। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।